सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा है आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, मैं चित्रांश दादिच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास के अंदर, जिसका नाम है नालंदा एंशियंट सीट ऑफ लीडरशिप लर्निंग। तो लर्निंग की हमारी जो एंशियंट या प्राचीन स्थान है, सीट है, उसका नाम है नालंदा, जिसके बारे में कल हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में चर्चा की, समरी के अंदर भी देखा और थोड़ा सा उसको स्टोरी लाइन में भी समझने की कोशिश की कि क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ करने जाते हैं, उद्घाटन करने जाते हैं, तो वहां पर वो एक भाषण देते हैं। उस भाषण में से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, कुछ अंश निकाला गया है, जो हमारे यहाँ पर चैप्टर के रूप में हमारे सामने है। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, डिस्कशन के बारे में। तो ये डिस्कस हम लोग करेंगे मिलकर के और देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमें बताते हैं। चलो, वी हैव गैदर्ड। गैदर्ड का मतलब होता है एकत्रित होना या इकट्ठा होना। क्या होता है इसका अर्थ? एकत्रित होना, एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होना। ठीक है, वी हैव गैदर्ड हियर। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इन नालंदा। नालंदा में द रिनोड एंशियंट यूनिवर्सिटी टाउन, जो कि एक बहुत ही सुप्रसिद्ध एंशियंट यानी कि पुराना प्राचीन यूनिवर्सिटी का शहर है या टाउन है या कस्बा है। विद द नोबल एम। नोबल एम का मतलब है एक बहुत ही नेक उद्देश्य को लेकर, एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य को लेकर के, ऑफ रिवाइविंग द एंशियंट ग्लोरी ऑफ नालंदा इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। हम लोग रिवाइव करना चाह रहे हैं। रिवाइव करने का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। क्या होता है? पुनर्जीवित करने के लिए, पुनः प्राण देने के लिए जो ग्लोरी है, जो शान है, जो शौकत है नालंदा की, वो भी ज्ञान के संसार में। तो ज्ञान के संसार में क्या कुछ हमें देखने के लिए यहां पर मिलेगा। It is with his object in view that the government of this state has decided to establish the Magad Research Institute. It is with this object, और ये जो हम कार्य करने जा रहे हैं, ये इस उद्देश्य को नजर में रखकर करने जा रहे हैं। व्यू का मतलब है नजर में रखकर या अपने सामने रखकर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इस स्टेट की, तो इस स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसने तय किया है, उसने निश्चित किया है, डिसाइड किया है कि एस्टेब्लिश करना मतलब यहाँ स्थापना करनी है। किस चीज की स्थापना करनी है? मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट की, यानी कि मगध अनुसंधान केंद्र की। ठीक है, रिसर्च को हिंदी में कहते हैं अनुसंधान केंद्र कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, फॉर द स्टडी ऑफ पाली एंड प्राकृत। तो पाली और प्राकृत ये दोनों क्या है? भाषा है। तो पाली भाषा और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए, एंड रिसर्च, और हमें रिसर्च करनी यानी कि फिर से अनुसंधान करना है बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी कि बौद्ध साहित्य के विषय में, एंड फिलॉसफी, और बौद्ध दर्शन के विषय में। फिलॉसफी को हिंदी में क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र जो है बौद्ध फिलॉसफी के, उनका हमें अध्ययन यहां पर करना है। और उस अध्ययन करने के उद्देश्य से ही नालंदा के अंदर पुनः एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने का उद्देश्य बिहार सरकार ने किया था। नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री। नालंदा जो है वो एक सिंबल है। सिंबल है मतलब क्या है? एक प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड, यानी कि सबसे ज्यादा या सर्वाधिक गरिमामय समय। गरिमामय समय है या गरिमामय कालांश है हमारे इतिहास का। फॉर नॉट ओनली डिड द क्वेस्ट ऑफ नॉलेज ब्लॉसम हियर, केवल ऐसा ही नहीं है कि ज्ञान का जो पुष्प है वह यहां पर खिला है इनटू इट्स फाइनेस्ट शेप। इस नालंदा यूनिवर्सिटी के सबसे फाइनेस्ट मतलब सबसे अच्छे शेप के अंदर, आकार के अंदर, बट ऑल्सो, बल्कि इसलिए भी बिकॉज इट बॉट टुगेदर, क्योंकि ये साथ में लाने का काम करता है। एट दैट टाइम, उस समय में, द वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया विथ लिंक्स ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज के लिंक के जरिए, ज्ञान के लिंक के जरिए एशिया के अलग अलग जो क्षेत्र हैं, एशिया के अलग अलग जो भूभाग हैं, उनको एक साथ लाने का काम किसने किया है? नालंदा यूनिवर्सिटी ने किया है। इसलिए भी ये हमारे इतिहास का सबसे गरिमामय स्थान या समय का एक द्योतक, एक प्रतीक के रूप में है। देयर आर नो नेशनल एंड रेशियल
डिस्टिंक्शंस, उस समय में वहां पर राष्ट्रीयता के आधार पर या नस्लवाद के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति वहां आकर अध्ययन कर सकता था, किसी भी नस्ल का, किसी भी जाति का व्यक्ति वहां आकर अध्ययन कर सकता था। इन द रेल्म, उस क्षेत्र में, ऑफ नॉलेज, यानी कि किस क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में। एंड दिस वाज ट्रू ऑफ नालंदा, और यही नालंदा की वास्तविकता थी, या यही वास्तविक नालंदा था, जहां पर किसी भी जाति धर्म का, किसी भी नस्ल का, किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति आकर अध्ययन कर सकता था, नॉलेज के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में आगे अपना विकास कर सकता था। द मैसेज ऑफ नालंदा वॉज हर्ड अक्रॉस द माउंटेन्स, तो जो मूल संदेश था, क्या था, मूल संदेश था किसका, नालंदा का, उसे सुना जा सकता था पहाड़ों के पार भी, या फिर समुद्र जो थे एशिया के मेन लैंड्स के बीच में, उनके पार भी उसे सुना जा सकता था। यानी कि नालंदा का जो ज्ञान के क्षेत्र में संदेश था, वह संदेश न केवल पहाड़ पार करके एशिया के अन्य भागों तक पहुंचा, बल्कि बड़े बड़े महासागरों को पार करके भी कई देशों तक वह ज्ञान का संदेश पहुंचा था। फॉर नियरली 6 सेंचुरीज, लगभग 6 शताब्दियों तक, इसका मतलब क्या हो गया, 600 सालों तक, 600 साल तक नालंदा जो है फला फूला, यानी फलता फूलता रहा। इट कंटिन्यूड टू बी द सेंटर ऑफ एशियन कॉन्शियसनेस, और ये लगातार या निरंतर 600 वर्षों तक सेंटर बना रहा, केंद्र बना रहा। किस चीज का केंद्र बना रहा, तो एशियन कॉन्शियसनेस का, यानी कि कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि एक हमारी अंतरात्मा जो होती है, एशिया के अंतरात्मा का केंद्र बना रहा। द हिस्ट्री ऑफ नालंदा डेट्स बैक टू द एज ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा, और जो डेट्स हैं, यानी कि जो अगर हम कालखंड की बात करें, समय की बात करें, तो नालंदा उतना पुराना है समय में, जिस समय में भगवान गौतम बुद्ध भी मौजूद थे और भगवान महावीर स्वामी भी मौजूद थे। मैं कई बार कई ऐसे स्थानों पर जब घूमने जाता हूं, देखने जाता हूं, तो किसी भी चट्टान, किसी भी पत्थर, किसी भी पत्ते, किसी भी पेड़ को देख करके मेरे मन में एक भाव आता है। बड़ा अजीब लग सकता है आपको, लेकिन अगर आप कनेक्ट कर पाओगे मेरे साथ, तो शायद आप उस थॉट को या उस भावना को समझ पाओगे। एक समय में अगर कहा जाता है कि भाई ये जो नालंदा की जो बिल्डिंग है, एक समय में महात्मा गौतम बुद्ध जो हैं या भगवान महावीर स्वामी जो हैं वो इसके सामने खड़े थे, तो जब आप उसके सामने खड़े होते हो तब आप एक कनेक्शन महसूस करते हो भगवान बुद्ध के साथ में, भगवान महावीर स्वामी के साथ में। कैसा कनेक्शन महसूस करते हो, एक समय वो भी यहां कहीं खड़े होंगे, और जैसे मैं इस पत्थर को देख रहा हूं, मैं इस चट्टान को देख रहा हूं, मैं इस प्रतिमा को देख रहा हूं, मूर्ति को देख रहा हूं, मैं इस पेड़ को देख रहा हूं, मैं इस भूमि को देख रहा हूं, वैसे ही एक समय उन्होंने भी इसे देखा होगा। आप एक अलग सा ही संग ऐसे महापुरुषों के साथ में महसूस करेंगे। जब आप उनकी लिखी हुई बातों को भी पढ़ते हैं ना, तो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में समय के आधार पर जो दूरी हो गई है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी गौतम बुद्ध बहुत पहले के समय में हुए हैं, हमारा जन्म इस समय में हुआ है, तो एक डिस्टेंस ऑफ टाइम जो है वो बहुत ज्यादा है आपके और भगवान महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के साथ। लेकिन कोई एक ऐसी चीज जो आप दोनों को कनेक्ट कर दे, चाहे उनके द्वारा कहा हुआ कोई कथन हो, चाहे उनके द्वारा लिखा हुआ कोई ग्रंथ हो, चाहे उनके द्वारा कही गई कोई बात हो, कोई दी गई कोई शिक्षा हो, या ऐसा कोई मॉन्यूमेंट हो, ऐसी कोई बिल्डिंग हो जिसे आप देखो और आप उन महापुरुषों से सीधे तौर पर कनेक्ट कर पाओ, तो ये जो समय का जो पैसेज है, काल का जो पैसेज है, जो इतना लंबा प्रतीत होता है, ये एकदम से बहुत छोटा हो जाता है। और ऐसा लगता है कि बस यहां मैं खड़ा हूं और प्रतिमा को देख रहा हूं, या यहां मैं खड़ा हूं और नालंदा यूनिवर्सिटी को देख रहा हूं, यहीं कहीं आज से कुछ साल पहले, है ना, कुछ साल ही बोलूंगा, यहीं पर भगवान महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध भी खड़े होंगे और इस बिल्डिंग को, ये नालंदा की जो मूर्त है, इसे वो देख रहे होंगे अपनी आंखों से। तो बड़ा एक जुड़ाव आपको ऐसे महापुरुषों से महसूस होगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर किया हो तो मुझे बताना कि कोई भी ऐसी चीज जब आप उसको देखते हो तो आप उससे किस तरह का एक कनेक्शन महसूस करते हो। अकॉर्डिंग टू जैन रिकॉर्ड्स, तो जैन धर्म में जितने भी हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं, लिखित सामग्री मिलती है, लॉर्ड महावीरा, तो भगवान महावीर स्वामी जो हैं, मेट आचार्य मनखिला, तो मनखिला जो वहां के आचार्य थे, आचार्य मनखिला से वो मिले थे नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। लॉर्ड महावीरा इज सेड टू हैव लिव्ड हियर फॉर 40 years, और यहां पर कहा जाता है
कि भगवान महावीर स्वामी जो है 14 वर्ष तक वो यहां पर रहे थे। अकॉर्डिंग टू द सूत्र कृतंग, तो सूत्र कृतंग के अनुसार लेपा अ रिच सिटीजन ऑफ नालंदा, तो लेपा जो एक रिच सिटीजन थे यानी बहुत ही अमीर नागरिक थे। कहां के नागरिक थे? नालंदा के। वेलकम्ड लॉर्ड बुद्धा विद हिज एंटायर वेल्थ, उन्होंने स्वागत किया था भगवान गौतम बुद्ध का अपनी पूरी वेल्थ के साथ, यानी अपनी पूरी संपत्ति के साथ। वो उनकी शरण में चले गए थे, उनसे दीक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। एंड possessions, possessions मतलब उनके अधिकार में धन दौलत, गाड़ी घोड़े, जमीन जायदाद जो था सब कुछ लेकर के। एंड बिकेम हिज डिसिप्लिन, और उनके शिष्य बन गए थे। अकॉर्डिंग टू लामा तारानाथ के अनुसार द लर्निड हिस्टोरियन ऑफ तिब्बत, जो कि एक लर्निड यानी कि पढ़े लिखे हिस्टोरियन है, इतिहासकार है तिब्बत के। नालंदा वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ सारिपुत्रा, तो यहां पर बर्थ प्लेस कहा जाता है इन्हें सारिपुत्रा का। हुज समाधि सर्वाइव्ड टिल द रेन ऑफ एम्पियर अशोका, जिनकी जो समाधि बनी थी वो समाधि कब तक बनी रही थी? जब तक सम्राट अशोक का साम्राज्य वहां पर नहीं आ गया था। Who enlarged it by installing a temple around it, जिन्होंने उनकी समाधि को बाद में enlarged कर दिया था। enlarged मतलब किसी का साइज बढ़ा देना, तो उसका आकार बढ़ा करके छोटी सी समाधि का उन्होंने एक बड़ा सा मंदिर वहां पर स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? तो सम्राट अशोक ने स्थापित किया था। थ्रू ट्रेडिशन यानी कि परंपरा के माध्यम से एसोसिएट्स नालंदा विथ लॉर्ड बुद्धा एंड एम्पियर अशोका, तो परंपराओं के साथ हमने देखा है कि नालंदा जो है जुड़ा हुआ था भगवान गौतम बुद्ध से भी और सम्राट अशोक से भी। Yet it emerged as a flourishing university sometime in the गुप्त एज, और फिर हम देखते हैं कि इमर्ज यानी कि ये प्रतीत होती है आगे बढ़कर आती है। तो इमर्ज ऐसा फ्लोरिशिंग यानी कि कामयाब होने वाली यूनिवर्सिटी थी जो आपको गुप्त काल के अंदर देखने को मिलती है। गुप्ता एज का मतलब क्या है? हिंदी में हम इसे कह सकते हैं गुप्त काल के अंदर ये हमें देखने को मिलती है। तारानाथ मेंटेन्स दैट बोथ भिक्षु नागार्जुना एंड आर्यदेव were associated with Nalanda University and says further that Acharya Dignag visited Nalanda and had a scholarly discussion। तो यहां पर तारानाथ जो है वो मेंटेन करते हैं, बनाए रखते हैं दोनों को ही, भिक्षु नागार्जुना के जीवन को भी बनाए रखते हैं और आर्यदेव जो है उनके जीवन को भी बनाए रखते हैं, और ये दोनों ही जुड़े हुए थे नालंदा यूनिवर्सिटी से। आगे यहां पर तारानाथ जी कहते हैं, तारानाथ बताते हैं फर्दर दैट आचार्य दिग्नाग यानी आचार्य दिग्नाग जो थे उन्होंने भी नालंदा का भ्रमण किया था जब वो एक स्कॉलरली डिस्कशन के लिए आए थे, यानी विद्वत्तापूर्ण, विद्वत चर्चा कहा जाता है ना, स्कॉलरली डिस्कशन को क्या कहा जाता है? विद्वत चर्चा। और विद्वत चर्चा बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी चीज होती है ना। बहुत सारे ऐसे नाटक हैं, तथाकथित नाटक हैं जिसमें शास्त्रार्थ को बहुत गलत बताया गया है। शास्त्रार्थ का स्वरूप पहले बहुत अलग था, यानी कि ये जो स्कॉलरली डिस्कशंस होते हैं, विद्वत चर्चा होती है, आपने अभी भी देखा होगा कई 4-5 विद्वान लोग जो पंडित होते हैं वो साथ में बैठ जाते हैं, कोई ना कोई जो विद्वान होता है। पंडित का मतलब यहाँ पर पंडित पूजा पाठ करने वाला पंडित नहीं, पंडित शब्द का शाब्दिक अर्थ ही स्कॉलर होता है ना। जैसे कोई खाना बनाने में बहुत अच्छा है तो उसको पाक पंडित कहा जाएगा, कोई युद्ध कला में बहुत अच्छा है तो उसे युद्ध पंडित कहा जाता है। तो पंडित का मतलब केवल और केवल जो पूजा पाठ कराता है वह व्यक्ति नहीं होता, ठीक है, वह अलग है, उसे पुरोहित कहा जाएगा, ब्राह्मण कहा जा सकता है, और भी कई शब्दों से उसे पुकारा जा सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कार्य में बहुत ज्यादा विद्वान हो, किसी क्षेत्र में विशेष विद्वत्ता रखता हो, उसको स्कॉलर कहा जाता है। तो स्कॉलरली चर्चा यानी कि विद्वत चर्चा में 4-5 विद्वान लोग बैठ जाते हैं और चर्चा करते हैं, किसी भी भगवत विषय पर चर्चा कर लेंगे, दर्शन पर कर लेंगे, ज्ञान पर कर लेंगे, वैराग्य पर कर लेंगे, आत्मा अनात्मा पर कर लेंगे, कर्मण्य अकर्मण्य पर कर लेंगे, हजारों ही टॉपिक हैं दर्शन के, तो उन पे वो चर्चा करते हैं। और ऐसा नहीं कि आपस में एक दूसरे का कटाक्ष करते हैं, कटाक्ष नहीं करते, वो जो भी कोई बात अच्छी बात कहता है तो बाकी 5-6 मिलकर के उसकी तारीफ करता है, अरे बहु साधु बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा बताया आपने, है ना। तो वो उस तरीके से चलती है स्कॉलरली चर्चाएं कि भाई अलग अलग विद्वानों से मिलना, अलग अलग विद्वानों के मतों को जानना, ताकि पुराने विद्वान इस चीज को जानते थे कि अगर वो ज्यादा
विद्वानों से नहीं मिलेंगे तो कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे, क्योंकि जो उन्हें सीखना था स्वाध्याय से या आत्म तपस्या से, वो तो वो सीख चुके ना। अब जो उनकी बुद्धि में जो ज्ञान, जो विचार नहीं आ रहे हैं, वो कहां से आएंगे? जब वो दूसरे विद्वानों के साथ बैठेंगे, अपने विचार उन्हें बताएंगे तो उनका भी ज्ञान वर्धन होगा, दूसरों के विचारों को सुनेंगे तो उनका स्वयं का भी ज्ञान वर्धन होगा। तो पहले के समय में ज्ञान वर्धन के लिए ऐसे विद्वत जो चर्चा होती थी उसमें जाने के लिए लोग दूर दूर तक जाया करते थे। जिस विद्वान का नाम सुन लेते कि भाई मैंने सुना है वाराणसी के अंदर एक पंडित जी हैं, बड़े विद्वान हैं, तो लोग जो छोटे भिक्षु होते थे या छोटे साधु होते थे वो उनके पास चले जाते थे कि चलिए जाएंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ भगवत चर्चा होगी तो कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त होगी। ऐसा मतलब चल रहा था। इन द 4th century AD, 4वीं शताब्दी के अंदर फाइयान एक चाइनीज पिलग्रिम यानी कि एक चाइनीज यात्री थे, ठीक है, विजिटेड नालंदा, उन्होंने भ्रमण किया नालंदा का, सॉ द स्तूपा कंस्ट्रक्टेड, और स्तूप का निर्माण देखा उन्होंने, एट द स्पॉट, उस स्थान पर, वेयर सारिपुत्रा टुक बर्थ, जहां सारिपुत्रा का जन्म हुआ था, एंड डाइड, जहां उनकी मृत्यु हुई थी। बट इट वॉज नॉट अंटिल मच लेटर दैट नालंदा अक्वायर्ड इट आउटस्टैंडिंग पोजिशन। लेकिन ये तब तक नहीं हुआ था, मतलब जब तक वो आए, उन्होंने आकर के देखा कि भाई यहाँ पे एक स्तूप का निर्माण किया गया है जहां सारिपुत्र का जन्म हुआ था, सारिपुत्र की मृत्यु जहां पर हुई थी, तो वहां उस समय तक नालंदा जो है वो अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर पहुंच रहा था। यानी कि अंटिल मच लेटर दैट नालंदा एक्वायर्ड मतलब प्राप्त कर लिया था, नालंदा ने अपनी आउटस्टैंडिंग पोजीशन को, लाजवाब स्थिति को विश्व में बना लिया था। इन द 7th century AD, जब 7वीं शताब्दी की बात आती है, जब ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्पियर हर्षवर्धन, जब शासन का समय आया था, किनके शासन का समय आया था? तो सम्राट हर्षवर्धन के शासन का जब समय आया था, युत्सांग केम टू इंडिया, तब युत्सांग जो है वो भी भारत आए थे, है ना। नालंदा वॉज एट द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी, और जिस समय हर्षवर्धन का शासन का समय चल रहा था, तब नालंदा जो है अपने गौरव के चरमोत्कर्ष स्तर पर खड़ा था, मतलब सबसे टॉप लेवल पर वो खड़ा हुआ था। रेफरिंग टू अ जातका स्टोरी, एक जातक कथा के माध्यम का या एक जातक कथा का हवाला देते हुए यहां पर युनसांग कहते हैं, राइट्स, वे लिखते हैं दैट इट डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम ना अलम दा, कि नालंदा जो है, नालंदा को अपना नाम किससे मिला है? तो ना अलम दा शब्द से उन्हें अपना नाम मिला है, जैसे कि एक जातक कथा बताती है, और जिसका अर्थ होता है पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति, है ना, मानसिक शांति। अब एक सोचने वाली बात है, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी का नाम मानसिक शांति क्यों रखा जाता है? तो मैंने कल भी कहा था, हमारे गुरुजी कहते थे, या विद्या सा विमुक्त है, विद्या, नॉलेज, जानकारी, ज्ञान वही है जो आपको मुक्त करता है, आपको फ्री कर देता है, फ्री ऑफ वरीज, आपको चिंताओं से मुक्त करता है, आपको अज्ञान से मुक्त करता है, आपको अंधकार से मुक्त करता है, आपको चिंताओं से मुक्त करता है। खास करके ऐसी चिंताएं आप पढ़िए, आप जब भगवान गौतम बुद्ध को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने मनुष्य की जीवन में जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कारण मनुष्य के खुद के अनावश्यक बंधनों को ही बताया, कि इंसान ने अपने आप को ऐसी सैकड़ों चीजों से खुद को जबरदस्ती बांधा हुआ है कि वह जितनी चाहत रखता है, जितनी जगह बंधन बांधता है, वे सभी बंधन उसके दुख के, कष्ट के, पीड़ा के कारण बनते हैं। तो समय कैसा है, जन्म कैसा होना चाहिए, विचार कैसे होने चाहिए, चिंतन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं तो सही व्यक्ति नहीं हूं वो बताने के लिए। आपको भगवान महावीर स्वामी को और गौतम बुद्ध को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, और विशेषकर भगवान गौतम बुद्ध का तो अध्ययन आपको करना ही चाहिए, उनकी शिक्षाओं का अध्ययन आपको करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे तो उनका एक विचार है, मुझे बहुत पसंद है, अपरिग्रह। भगवान महावीर स्वामी की जो 6 मुख्य शिक्षाएं हैं उनमें से एक शिक्षा जो है वो अपरिग्रह है। बाकी तो ठीक है, बाकी शिक्षाएं सामान्य शिक्षा है, हम सभी बाकी शिक्षाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन एक अपरिग्रह की शिक्षा ऐसी है जो जिसका अध्ययन ज्यादा लोगों ने नहीं किया है ना। तो आप अपरिग्रह का एक बार अध्ययन कीजिएगा, क्या होता है अपरिग्रह और क्या आपके विचार है मुझे बताइएगा कल के लेक्चर पे, ठीक है। अपरिग्रह पढ़ के आना।
चलो थोड़ा थोड़ा आपको दर्शन की तरफ भी ले जाते हैं। विच लॉर्ड बुद्धा फेल टू अचीव इन हिज प्रीवियस बर्थ। तो पीस ऑफ माइंड यानी कि मानसिक शांति जो भगवान बुद्ध जो हैं असफल रहे थे अपने पूर्व के जन्मों में जिस चीज को प्राप्त करने के लिए, तो पूर्व के जन्मों में वे किस चीज को प्राप्त नहीं कर पाए थे, तो पीस ऑफ माइंड यानी मानसिक शांति को प्राप्त नहीं कर पाए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बॉर्न विद द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी का जो जन्म हुआ था, या आप कह सकते हो कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो उदय हुआ था, प्रारंभ हुआ था, वो लिबरल यानी कि दानशील पब्लिक चैरिटी यानी कि सार्वजनिक दान से हुआ था। एंड डोनेशंस, डोनेशंस का मतलब भी दान ही होता है। इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन फाउंडेड ओरिजिनली विथ एन एंडोवमेंट क्रिएटेड बाय 500 traders who purchased land with their money and offered it to Lord Buddha as a gift. It is believed, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि भाई ये जो फाउंडेड था यानी कि जो स्थापना हुई थी नालंदा की ओरिजिनली वास्तविक रूप से विद एन एंडोवमेंट क्रिएटेड यानी कि एक दान जो दिया गया था 500 व्यापारियों के द्वारा जिन्होंने उस जमीन को खरीदा था अपने खुद के पैसों से, और ये जो जमीन थी ये भगवान गौतम बुद्ध को उन्होंने समर्पित कर दी थी, उनको ऑफर करी थी। बाय द टाइम ऑफ युत्सांग, तो युत्सांग जब यहां पर आए थे विजिट, जब उन्होंने यात्रा की थी, नालंदा हैड बिकम अ फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी, तब तक वह पूर्ण रूप से चलने वाली यूनिवर्सिटी बन गई थी। एंड हैड एट दैट टाइम, और उस समय में 6 लार्ज विहारास यानी कि 6 बड़े बड़े विहार थे। उस समय में बौद्ध मठों को विहार कहते थे जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे। द 8th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन यानी कि जो 8वीं शताब्दी का अभिलेख हमें प्राप्त होता है, उस समय में लिखा हुआ यशोवर्धन कंटेन्स अ टेलिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ नालंदा। यशोवर्धन सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूं, यशोवर्मन जो है उनका जो अभिलेख है उस अभिलेख में कंटेन है, सम्मिलित है, जहां पर वो टेलिंग डिस्क्रिप्शन बताते हैं नालंदा की पूरी व्याख्या को, पूरा उसका वर्णन करते हैं नालंदा कैसा था कैसा नहीं था। द हाई स्पायर्स ऑफ द विहारास इन अ रो, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे जो विहार थे वो एक पंक्ति में बने हुए थे। सीम टू बी स्काई हाई, और देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश तक जाते हैं। एंड अराउंड देम, और उनके चारों तरफ वर टैंक्स ऑफ क्लियर वाटर, पानी के साफ स्रोत जो हैं वो भरे हुए थे। इन विच, जिसमें फ्लोटेड रेड एंड येलो लोटस, जिसमें लाल रंग के और पीले रंग के लोटसेस, लोटसेस का मतलब क्या है, कमल के पुष्प जो हैं खिले रहते थे। इंटरस्पर्स्ड बाय द कूल शेड ऑफ द मैंगो ग्रोव्स, और उनको ढका हुआ था ऊपर से किन्होंने, तो आम के बड़े बड़े पेड़ थे जिन्होंने उन्हें ढक रखा था और कूल यानी कि ठंडा बनाए रखा था। ठीक है। द आर्किटेक्चर एंड द sculptures of that hall containing rich ornamentation and beautiful idols filled one with wonder। और आर्किटेक्चर जो है यानी कि वहां का जो निर्माण करने की जो कला थी, जिसमें स्कल्पचर्स थे यानी कि मूर्तियां थी उन हॉल्स के अंदर, जिसमें रिच ऑर्नामेंटेशन था यानी कि बहुत अच्छी तरीके से गहनों से इनको मूर्तियों को भी सजाया गया था। ऑर्नामेंटेशन का मतलब होता है सजाना, सजाया गया था। एंड ब्यूटीफुल आइडल्स, और सुंदर सुंदर प्रतिमाएं वहां पर थी। फिल्ड वन विथ वंडर, कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें देखे तो आश्चर्य से उन्हें भर देगा। बहुत सारे आप देखिए, पुराने तंजावुर का मंदिर है वो आप जाकर के देखिए, आदमी का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है, यार ये मंदिर कैसे ही बना होगा, है ना। ऐसे पुराने पुराने मंदिर देखिए आप, एक वो शिला है, बीच में खंबा है, वो खंबे को आप पूरा गोल घुमा दीजिए, वो नीचे से भी फ्री है ऊपर से भी फ्री है, पूरा गोल घूम जाता है। तो एक खंबा, आज अपना जो आज का मॉडर्न आर्किटेक्चर, अगर उसमें अपन ऐसा कोई खंबा घर में बनाना चाहे नहीं बना सकते, लेकिन पुराने मंदिरों में बना हुआ था। एक शेर जिसके ऐसे दांत आगे की तरफ है, उसके अंदर एक बीच में बॉल है, ना ये बॉल निकलती है ना कुछ हो सकता है। कैसे कैसे कलाकारी करके उस बॉल को वहां पर दांत मतलब उसके शेर के दांत के मुंह में बनाया गया होगा। तो पुराने समय का जो आर्किटेक्चर है, हम ये मानते हैं कि उस समय तकनीक ज्यादा नहीं थी, लेकिन शिल्पकला के मामले में भी, हस्तकला के मामले में भी भारत जो है वो अग्रगण्य था। यानी कि
बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो भाई पता नहीं डोम्स जो आए वो ग्रीक से आए हैं, ये वाली जो कला है ये किसी दूसरे देश से आई है, या इस तरह बिल्डिंग बनाने की कला किसी दूसरे देश से आई है। भारत को कब आवश्यकता पड़ी यार दूसरे देशों से कुछ चीज लेने की? भारत खुद अपने आप में इतना समर्थ तो हमेशा रहा है कि जिन चीजों का उसे निर्माण करना है उन चीजों का निर्माण वह स्वयं से करता है और करता आया है इतने लंबे समय से। ऑल दो देयर आर मैनी क्या है संग्रामास, ऑल दो देयर आर मैनी संग्रामास इन इंडिया, यानी कि भारत में बहुत सारे संग्राम्स हुए हैं, बट द वन एट नालंदा इज अनइक्वल्ड। क्या है? अच्छा, संग्राम उन्हें कहते हैं जो संघ के, यानी कि जो बौद्ध भिक्षुओं का समूह है उसे संघ कहा जाता है। उन संघ के जो आश्रम से उनके बारे में बात की जाइए कि भाई संघ के जो आश्रम हैं, बहुत सारे संघाश्रम हैं। अब मैं संघाश्रम को गलती से संग्राम पढ़ रहा था, तो संघाश्रम का मतलब है कि जहां पर संघ यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के समूह के रहने के लिए जो आश्रम है भारत में बहुत सारे हैं, बट द वन एट नालंदा, लेकिन जो नालंदा में है इज अनइक्वल्ड, वह असमाननीय है, उसका किसी से आप तुलना नहीं कर सकते। At the time of the Chinese traveler Itzang's visit, जब चाइनीज ट्रेवलर, चाइनीज यात्री इत्सांग जो हैं, जब वो यहाँ भ्रमण करने आए थे, there were 300 big rooms and 8 halls, तो यहाँ पर 300 बड़े बड़े कमरे थे नालंदा में और 8 बड़े बड़े हॉल थे। The remains discovered by archaeological excavations fully bear out the truth of these descriptions। तो ये जो रिमेन्स है, जो अवशेष मिलते हैं, ये दर्शाते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल मतलब है अन्वेषण से संबंधित जो खुदाई हुई है, फुली बियर आउट, वह पूरी तरीके से अपने अंदर समा कर रखते हैं इस सत्य को कि भाई ये जो डिस्क्रिप्शंस मिले हैं, ये जो उल्लेख मिले हैं इत्सांग की किताब में, कि इत्सांग ने जैसा जैसा जिस चीज को बताया है, ये सारी चीजें वास्तविक हैं, ये सारी चीजें ट्रुथ हैं, सत्य हैं। क्यों ट्रुथ है, क्यों सत्य है? क्योंकि ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एट नालंदा वर मेड कंप्लीटली फ्री ऑफ इकोनॉमिक वरीज। शिक्षक गण जो थे, और 35 है क्या एक हॉल में? 35 रूम नहीं नहीं रे, अब अभिनय ऐसा नहीं था, हॉल्स अलग थे, उसके अलावा रूम्स अलग थे। ठीक है। द टीचर एंड स्टूडेंट्स एट नालंदा वर मेड कंप्लीटली फ्री ऑफ इकोनॉमिक वरीज। तो जो शिक्षक गण थे और जो स्टूडेंट्स थे, जो विद्यार्थी गण थे नालंदा के अंदर, वर मेड कंप्लीटली फ्री ऑफ इकोनॉमिक वरीज, यानी उन्हें हमेशा किससे स्वतंत्र रखा जाता था? किसी भी प्रकार की आर्थिक चिंताओं से मुक्त रखा जाता था। विद्यार्थियों को भी समस्या नहीं होती थी पढ़ने लिखने को, क्योंकि उनको पैसों की समस्या नहीं थी। टीचर्स को भी ये नहीं था कि भाई हमें सैलरी क्या मिलेगी, हम अपना पेट कैसे भरेंगे, तो वो समस्या उनको भी नहीं थी। बिसाइड द गिफ्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स, यानी कि इसके अलावा, इसके अतिरिक्त जो गिफ्ट मिला, गिफ्ट में लैंड मिला था और जो बिल्डिंग्स मिली थी, उसके अलावा द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस, तो रेवेन्यू जिसको हम कर कहते हैं, आप चाहो तो इसको टैक्स भी कह सकते हो, टैक्स या कर जो मिलता था 100 गांवों का, हैड बीन सेट अपार्ट, उसे अलग रखा गया था, इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट के तौर पर, टू मीट रिकरिंग एक्सपेंडिचर, के बार बार होने वाले, रीअकरिंग का मतलब है जो बार बार घटित होने वाले हैं खर्चे हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा, जो हर महीने का होने वाला या बार बार होने वाला खर्चा है, उस खर्चे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 100 गांवों का जो कर का पैसा है वो नालंदा यूनिवर्सिटी के एक ट्रस्ट को दिया जाता था कि बार बार होने वाले खर्चों की समस्या समाप्त हो जाए और जो ट्रस्ट है वो अपने आप होने वाले खर्चों का ध्यान रखे। बोलो हाँ कि ना। This property of the trust had increased to 200 villages by the time of Itzing's visit। तो जब इत्सिंग जो है वो जब विजिट करने आए थे, तब तक ये जो पैसा है या ये जो रेवेन्यू है ये बढ़कर के 200 गांवों का हो गया था। तो स्टार्टिंग के अंदर कितना था कि 100 गांवों का जो पैसा था, 100 गांवों का पैसा दिया जाता था करके, 100 गांवों का जो कर मिलता था, रेवेन्यू आता था, उसको दिया जाता था नालंदा ट्रस्ट को। इत्सिंग जिस समय पर आए थे यात्रा करने के लिए, तब तक ये गांव बढ़कर 200 हो गए थे, यानी 200 गांवों के कर का पैसा दिया जाता था। द 3 स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल हैड टेकन
कंसिडरेबल पार्ट इन द बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो पूरे भारतवर्ष की बात नहीं है, देखो सोचो कि भाई नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटी जो है वो फल फूल रही है, थ्राइव हो रही है केवल और केवल 3 राज्यों के सहयोग से। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। केवल इन 3 देशों से पैसा मिलता था। कंसिडरेबल पार्ट इन्होंने, यानी कि अच्छा खासा पार्ट इन्होंने लिया था बिल्डिंग यानी कि निर्माण करने में। किसका निर्माण करने में लिया था? नालंदा का। और फाइनेंशियल मेंटेनेंस यानी कि आर्थिक जो समायोजन करना था नालंदा यूनिवर्सिटी का, उसमें भी इन 3 ने ज्यादा पार्ट लिया था। कॉपर प्लेट्स एंड स्टैच्यूज ऑफ द एज ऑफ महाराजा धर्मपाल देवा एंड देवापाल देवा ऑफ बंगाल had been found at Nalanda in the course of archaeological exhibition। तो कॉपर प्लेट्स यानी कि हिंदी में हम इन्हें कहते हैं ताम्र पत्र प्राप्त हुए हैं हमें। क्या प्राप्त हुए हैं? ताम्र पत्र। और स्टैच्यूज का मतलब है मूर्तियां प्राप्त हुई है। किनकी? ऑफ द एज ऑफ महाराजा धर्मपाल, यानी महाराजा धर्मपाल के समय के, युग के, धर्मपाल देवा के और देवापाल देवा के, जो कि बंगाल के थे, जिन्होंने, जो कि पाई गई थी, मिली थी नालंदा के अंदर जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन किया गया था, यानी कि जब पुरातत्व अन्वेषण किया गया था। अब मैं देखो भारी भारी शब्द बोल तो देता हूं, बोलने के बाद मुझे ही डर लगता है कि समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन क्या करें, अब इनके लिए हिंदी में शब्द है ही। गलत बताने से अच्छा है थोड़ा मुश्किल बता दे भाई, सच से जो सत्य वर्ड है वही बता दे। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन का मतलब होता है पुरातत्व अन्वेषण। वन ऑफ दीज कॉपर प्लेट्स, और इनमें से एक जो कॉपर प्लेट थी, शेड लाइट ऑन द इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन्ड बाय नालंदा। इनमें से एक ताम्रपत्र जो था उस पे इस बात पर रोशनी डाली गई थी कि कैसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मेंटेन कर रहा था नालंदा यूनिवर्सिटी। वी लर्न फ्रॉम इट, इससे हमें पता चलता है दैट श्री बलपुत्र देव द शैलेंद्र एम्पीरर ऑफ स्वर्ण द्वीप, नाउ अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। तो स्वर्ण द्वीप के जो क्या थे? एम्पीरियर थे, शैलेंद्र स्वर्ण द्वीप के, जिनका नाम था बलपुत्र देवा, जो कि अब इंडोनेशिया का एक भाग है, हैव सेंट हिज एनवे टू देवपाल देवा द रूलर ऑफ मगध। उन्होंने एक राजदूत भेजा था देवपाल देवा के पास, जो कि मगध के राजा थे उस समय, विद अ रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना के साथ, दैट ही शुड मेक अ गिफ्ट ऑफ 5 विलेजेस टू नालंदा ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर्मर, कि भैया उनके स्थान पर मैं 5 गांवों की भेंट देना चाहता हूं, यानी 5 गांव में गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूं नालंदा यूनिवर्सिटी को। नालायक लोग हैं, अभी तक भी लाइक नहीं कर रहे। मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, का आपके लैंग्वेज में, आपके तरीके से आपको बात समझ में आए, अभी तक भी लाइक नहीं कर रहे हो यार तुम। लाइक तो कर दो कम से कम, निकम्मो। अकॉर्डिंग टू हिज कॉपर प्लेट, उनके ताम्र पत्र का जो इंस्क्रिप्शन था, लेख था, शिलालेख नहीं होगा, ताम्र पत्र लेख होगा, ताम्र पत्र लेख कहेंगे उसे, शिलालेख नहीं कहेंगे, ठीक है। बलपुत्र द एम्पीरियर ऑफ जावा, तो बलपुत्र जो जावा के राजा थे, सम्राट थे, बीइंग डीपली इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज्यादा गहराई से प्रभावित थे, इंप्रेस थे, बाय द अचीवमेंट ऑफ नालंदा, नालंदा की उपलब्धि को देखकर, हैड अ लार्ज विहार कंस्ट्रक्टेड हियर टू गिव विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन टू लॉर्ड बुद्धा। उन्होंने एक बड़े से विहार का निर्माण कराया था ताकि वो एक स्पष्ट एक्सप्रेशन, ये एक स्पष्ट अभिव्यक्ति दे सके कि कैसे उनके मन में समर्पण की भावना है भगवान गौतम बुद्ध के लिए। दिस इज बट एन एग्जाम्पल, ये और कुछ नहीं है, बस एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, दैट हैड सर्वाइव्ड बाय शीर चांस, जो कि एक बहुत ही सरासर वाले मौके से हमें देखने को मिल गया, विच गिव्स अस एन indelible impression of the glory which Nalanda enjoyed the world over। यानी कि एक अमिट छाप, जिसको बोलते हैं ना, एक अमिट प्रभाव जो है वह हमें देता है कि नालंदा का कितना गरिमामय था और कैसे नालंदा ने एंजॉय की थी अपनी इस गरिमा को पूरे वर्ल्ड ओवर के अंदर, पूरे संसार में। इंडीड, निश्चित तौर पर, द नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघ was held in great esteem। तो नालंदा का जो महाविहार्य आर्य भिक्षु संघ जो था उसे ग्रेट एस्ट्रीम का माना जाता था, बहुमूल्य माना जाता था पूरे एशिया में।
मैनी क्ले सील्स, बहुत सारी क्ले का मतलब होता है मिट्टी, काली मिट्टी टाइप की मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी, तो ये जो मिट्टी है उसके लिए बहुत सारी मिट्टी की सील्स देखने को मिलती थी जो संघ ने प्राप्त की थी नालंदा के अंदर। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो। कल मिलेंगे और कल इस चैप्टर का लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन खत्म करेंगे। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून, बाय।